नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हमारा विषय है कि क्या बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। यह मुद्दा नया नहीं है बल्कि दशकों पुरानी मांग है और एक बार फिर से अलग बुंदेलखंड, पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग के लिए सुगबुगाहट तेज हो रही है और इस बार इसकी अगुवाई कर रहे हैं बुंदेलखंड से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक। भारतीय जनता पार्टी विधायक क्यों ये मांग कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उनके हल्के की इच्छा है, केंद्र और राज्य सरकारों की चुकी है। क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा जिम्मेदार है कि हमने तकरीबन 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए और जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जब भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ तो उस वक्त विधानसभा चुनाव के वक्त और उत्तर प्रदेश में लोकसभा, देश में लोकसभा हुए और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हुई, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कम सीटें जीत पाई। तब उस वक्त भी हमने इसी मंच से मंथन में कार्यक्रम में कहा था कि जल्द ही पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की यही राज्य और केंद्र की सरकार, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार पृथक बुंदेलखंड बनाने पर विचार कर सकती है या बना भी सकती है। हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहा था और तकरीबन 2024 के नतीजे आए हुए लगभग 1 साल होने को जा रहा है। उसके बाद अब एक बार ये विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठने की तैयारी में है। 24 तारीख को जो आने वाली है, 24 तारीख को जब विधानसभा बैठेगी तो ये मुद्दा चर्चा में होगा और यह मुद्दा नया तो बिल्कुल नहीं है, दशकों पुरानी मांग है जो एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। लखनऊ में बुंदेलखंड के विधायकों की बैठक हो रही है और 24 तारीख को यह मुद्दा विधानसभा में उठने की पूरी संभावना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुंदेलखंड राज्य की मांग बीजेपी का क्या एजेंडा है। सबसे अहम सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अचानक इस मुद्दे को क्यों हवा दी। क्या सिर्फ ये एक क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल है या इस पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक गणित भी छिपी हुई है। ये दो बड़े अहम विषय हैं। क्या केंद्र सरकार की सहमति है, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का इस पर क्या रुख है, या ये सब सहमति बन चुकी है, केवल औपचारिकता मात्र है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 6 और मध्य प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर 13 जिलों का यह राज्य बनाने की परिकल्पना हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्या यह लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जो था उसके लिए है क्या। क्योंकि 2024 में जो बीजेपी चाहती थी कि बहुत अच्छा उसको यहाँ से नतीजा मिले, वो नहीं मिला। क्या उसकी वजह से ये स्थिति हो रही है। और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है और इसका भौगोलिक क्षेत्र चित्रकूट, झांसी, बांदा और यहाँ तक कि जालौन, गरौठा से लेके हमीरपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, दतिया, सागर जैसे जिले इसमें शामिल हैं। अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बनता है तो इसके क्या प्रभाव होंगे, ये भी एक अहम सवाल है। और अब सवाल ये है कि अगर यह अलग राज्य बनता है तो इसके क्या आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असरात होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो मंथन में आज इसी पर बात कि फिर उठा बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलखंड की वाणी में पानी डालते को पानी, आग दे के पानी। फिर उठी बुंदेलखंड राज्य की मांग। अब इसके पीछे आर्थिक पहलू क्या हैं। क्या बुंदेलखंड के पास इतना संसाधन और राजस्व है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में टिक सके। क्या नए राज्य बनने से वहां के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड की खनिज संपदा, जल स्रोत और कृषि भूमि को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ विवाद तो नहीं खड़े होंगे। राजनीतिक पहलू क्या है ये भी जान लेते हैं। भाजपा की रणनीति क्या है, क्या वह छोटे राज्यों के गठन की नीति को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे राज्यों के गठन को लेकर पहल करती रही है। उत्तराखंड से लेके छत्तीसगढ़,
जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के हिमायती रही है। लेकिन कांग्रेस को अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस भी ऐसे छोटे छोटे राज्यों की हिमायती नहीं रही है, और समाजवादी पार्टी तो कतई नहीं। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के बंटवारा करने से इनकार कर दिया था, और इसी का नतीजा था कि रामपुर तिराहे पर गोली और लाठियां भी चली, बहुत सारे लोग मारे गए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। और वो टीस आज तक उत्तराखंड के लोगों में है कि मुलायम सिंह ने किस तरीके से गोलियां और लाठियां चलवाई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल बहुत सहमत नहीं रहे हैं, तो क्या वे इस मुद्दे पर विरोध करेंगे? अगर बुंदेलखंड अलग होता है तो यूपी और एमपी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? सामाजिक असर क्या पड़ेगा? नए राज्य से बुंदेलखंड के लोगों को नई पहचान मिलेगी? क्या इससे पिछड़ेपन और गरीबी से निपटने में क्या मदद मिलेगी, या सिर्फ ये राजनीतिक लालीपाप बनकर रह जाएगा? छोटे राज्यों का अनुभव क्या कहता है? भारत में जब जब छोटे राज्य बने हैं तब तब सवाल ये उठा है कि इससे विकास तेज होगा या राजनीतिक और प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी। ये भी एक सवाल उठता रहा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के उदाहरण हमारे सामने हैं। तेलंगाना भी है। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वह अब पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड को इतने साल हो गए, अभी भी वो विकास की बाट जोता रहता है। छत्तीसगढ़ ने विकास के नए मॉडल बनाए, लेकिन नक्सलवाद जैसी समस्याएं बनी रही। हालांकि अब इन पर काफ़ी काबू हो चुका है। उत्तराखंड ने जरूर थोड़ी बहुत तरक्की की है, लेकिन संसाधनों की कमी, आपदाओं के खतरे का जो चिंता है, खतरे की जो चिंता है, वो हमेशा बड़े विषय रहे हैं। तो क्या बुंदेलखंड भी इन्हीं राज्यों के रास्ते पर चलेगा, या फिर एक नया विकास मॉडल तैयार करेगा? बुंदेलखंड को अगर बात करें तो एक अलग राज्य बनाने की मांग कितनी जायज़ है और यह कितना व्यवहारिक है, इस पर बहस जरूरी है। बीजेपी के विधायकों की इस मांग के पीछे जो असल उद्देश्य क्या है, और इस पर समाजवादी पार्टी तथा अन्य दलों की प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। मायावती जब सरकार में थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर दिए थे, और उन्होंने इसको विधानसभा में पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया था। लेकिन अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। तब पूर्वांचल प्रदेश, अवध, हरित प्रदेश और बुंदेलखंड, इन राज्यों की बात की थी, और उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का जो परिकल्पना थी मायावती की, वो उस समय उन्होंने विधानसभा में रखी थी, लेकिन फिर वो साकार नहीं हो सकी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बुंदेलखंड के लोग खुद इसे लेकर तैयार हैं? क्या वे इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा मान रहे हैं, या फिर वाकई इससे उनके जीवन स्तर पर, उनके सामाजिक स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इस विषय पर आज हमारी चर्चा रहेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो इस क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र के माहिर व्यक्ति हैं, और बुंदेलखंड से उनका ताल्लुक है। तो हम इस चर्चा की शुरुआत से पहले परिचय करा देते हैं। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, मायावती बसपा को शुरू से कवर करते रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को और देश को जानते रहे। हयात साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रवीण भारद्वाज इस देश के जाने माने प्लानिंग एक्सपर्ट हैं, दुनिया के तमाम देशों में काम कर चुके हैं। यूएन के लिए भी प्रवीण भारद्वाज के कई प्रोजेक्ट हैं, वो काम कर चुके हैं। प्लानिंग एक्सपर्ट और आर्थिक मामलों के भी अच्छे खासे वो जानकार हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। शिवेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और हरीश कपूर टीटू, बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख हैं। ये टीटू वह नाम हैं जो इस आंदोलन को गति देते रहे हैं, इसकी लौ जगाते रहे हैं। टीटू, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में वक्त देने के लिए। और हमारे वर्षों पुराने साथी कुलदीप अवस्थी, वरिष्ठ संवाददाता हैं हमारे साथ, बुंदेलखंड की जो संभावित राजधानी हो सकती है झांसी, वहाँ से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका भी बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद कुलदीप को स्क्रीन पर देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुलदीप से ही मेरा पहला सवाल होगा। कुलदीप, ये आप बहुत दशकों से देख रहे हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं आप, बुंदेलखंड के दशकों से इन चीज़ों को आप देख रहे हैं कि हर थोड़े दिनों के बाद बुंदेलखंड को अलग उठाने की मांग उठती है, और उसके बाद फिर चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। इस तरह की मांगें जो अब तक हुई हैं, और जब ये इस तरीके का जो मूवमेंट शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के जरिए, इसमें और उसमें कोई अंतर है, या उसी तरीके की मांग है, या इस बार सब कुछ तय हो चुका है, ऐसा होने जा रहा है? कुलदीप अवस्थी।
सर देखिए, बुंदेलखंड की मांग बहुत लंबे वक्त से हो रही है। इसके लिए कई सारे आंदोलन हुए, लेकिन कमोबेश वो आंदोलन वो धार नहीं पकड़ पाए जहां से राज्य का निर्माण शुरू होना था। और अब तक यहाँ पर कई सारे संगठन बने, लेकिन जो संगठन बने फिर वो बाद में विलुप्त हो गए। लोगों ने अपने खुद के निजी हित साधने का प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाए। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से बुंदेलखंड अलग राज्य अब तक नहीं बन पाया। अब बात की जाए 2014 में जब मोदी सरकार यहाँ आ रही थी, उस दरमियान यहाँ से उमा भारती जो कि एक फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जैसे ही सत्ता में हम पहुंचेंगे, हम तुरंत, चूंकि हमारी गवर्नमेंट एमपी में भी है और यूपी के अंदर भी हम काफी हद तक इस पर काम करेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर तुरंत काम करेंगे। उसके अंदर फिर बहुत बयानबाजी हुई, बहुत सारी बातें हुई। यहाँ के बुंदेलखंड पृथक राज्य के समर्थक है भानु सहाय, वो लगातार 2014 से ही डिमांड कर रहे हैं और इन सभी सांसदों के वो लगातार पुतले फूंकते हैं। उनसे कहते हैं कि आपके द्वारा जो वायदा किया गया था बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने को लेकर, वो पूरा नहीं हुआ है। वो लगातार इस अलग को जलाए हुए हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर जो आम जनता के बीच में या आम जनता की जो डिमांड होनी चाहिए थी, अब तक वो दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि यहाँ से 7 जिले उत्तर प्रदेश के और 6 जिले मध्य प्रदेश के। कभी बात ये होती है कि मध्य प्रदेश यहाँ पर आना नहीं चाहता। मध्य प्रदेश के अंदर जो 6 जिले लग रहे हैं वो वहीं पर खुश हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो 7 जिले हैं। अब बात की जाए रेवेन्यू की, तो यहाँ से चूंकि ये खनिज की बहुत बड़ी संपदा है पूरा बुंदेलखंड का इलाका, चाहे वो बात महोबा के कवरई की हो, चाहे झांसी की हो, चाहे ललितपुर की हो, यहाँ से निकलने वाला स्टोन पूरे हिंदुस्तान में जाता है। यहाँ से बालू निकलती है, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पूरा का पूरा मुख्यालय जाता है। लेकिन उससे सापेक्ष यहाँ पर आने वाली योजनाओं को आम जनता कम मानती है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो योजनाएं लागू की गई, अगर बात की जाए झांसी स्मार्ट सिटी की, तो झांसी स्मार्ट सिटी महज 20 किलोमीटर में सिमट कर रह गई है, जिसको लेकर लोग परेशान रहते हैं कि 1000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किया गया। अब बात होती है जल जीवन मिशन के माध्यम से आम जनता को पूरी तरीके से घर घर पानी पहुंचाने की, तो वो काम भी अब तक झांसी में पूरा नहीं हो पाया। कारण उसका ये रहा क्योंकि 2-3 अलग अलग परियोजनाएं थी। बुलारा परियोजना वो कंप्लीट हुई, लेकिन उस कंप्लीट होने के बाद में जो सड़कें तोड़ी गई थी, जहां से पाइपलाइन डाली गई, उनको व्यवस्थित नहीं किया गया। तो ये अब तक जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ चुनावी जो एक वायदा होता है, चुनावी जो बातें होती हैं, क्योंकि 2000 जो अभी जो रिजल्ट आया लोकसभा में, जो अभी रिजल्ट अब 27 को चुनाव दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके पहले लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग का ये भी मानना है कि 2029 तक हर हाल में बुंदेलखंड के अलावा भी छोटे छोटे राज्यों को बनाने के लिए योजना बन रही है। अगर ये बुंदेलखंड राज्य उस योजना का पार्ट है, जो कि एक गोपनीय तरीके से पूरी जो सरकारी वसीयत काम कर रही थी कि छोटे छोटे राज्य बनाकर वो आम जनता तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी, अगर ये उसका हिस्सा है तो हो सकता है कि लेकिन ये बातें छिपेंगी नहीं, ये बातें जल्द से जल्द सामने आएंगी। अब बात करता हूं मैं तेलंगाना की। जो तेलंगाना राज्य अलग होने को इसके लिए कितना संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के सापेक्ष अब तक बुंदेलखंड में 10% भी विरोध या विद्रोह देखने को नहीं मिला। कुलदीप, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन इस बार जो माहौल बनाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही बुंदेलखंड के ज़्यादातर विधायक हैं, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकायदे जैसा आप कह रहे हैं कि 2029 की तमाम राज्यों की योजना है, तो मुझे लगता है ये बुंदेलखंड उसी राज्य के हिस्से में है, क्योंकि ये शुरू से कहा जाता रहा है कि बुंदेलखंड में पहले बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था, उसके बाद समाजवादी पार्टी का रहा, अब भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी एमएलए और एमपी जीतते रहे हैं। लेकिन अभी जो नतीजे आए हैं 2024 में, उसके बाद से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर मजबूर हुई है कि बुंदेलखंड अगर उत्तर प्रदेश के साथ रहा तो 2027 का मसला वो थोड़ा उसके लिए मुश्किल होगा। और उसके अलावा आगे भी जैसे छोटे छोटे राज्य भारतीय जनता पार्टी बनाकर उनमें भारतीय जनता पार्टी काबिज है, ज़्यादातर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की उनमें रही हैं अभी अपवादों को छोड़कर, लेकिन छोटे राज्यों से विकास होता है ऐसी धारणा थी। लेकिन तमाम हमारे सामने उदाहरण हैं।
तो क्या आपको ये दिख रहा है, जैसे आपने कहा कि विधायक जो एक मूव ले रहे हैं कि भाई बाकायदे एक स्क्रिप्टेड है कि विधायक विधानसभा में उठाएंगे, फिर सरकार उसको संज्ञान में लेगी, फिर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा और फिर हो जाएगा, तो क्या ये स्क्रिप्टेड लग रहा है आपको? देखिए, ये अब तक का जो सिनेरियो है सर, उसको देख के लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट एक लंबे टाइम से, दशकों से है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बीते 7-8 सालों से है। इस दरमियान भी कई सारे वायदे हुए, लेकिन यदि इस मुद्दे पर काम करना था फ्रंट पे आके, तो चीजों को संभालने के लिए, चीजों को समझने के लिए काम करना बेहद जरूरी था, लेकिन उस स्तर का काम नहीं हुआ है। और सर, ये बात जैसे भी निकल के सामने आई है, यदि मैंने बताया आपको कि यदि 2029 की योजना का पार्ट है तो मान सकते हैं, लेकिन उस लेवल का विद्रोह, उस लेवल का आंदोलन, उस लेवल का संघर्ष अब तक बुंदेलखंड की जनता ने नहीं किया है। तमाम संगठन बनाए गए, लेकिन वो संगठन वक्त वक्त पर डिसऑर्डर हो गए, खत्म हो गए। उनके कुछ निजी हित थे जो कंप्लीट हुए, उसके बाद खत्म हो गई चीजें। लेकिन इस बार यदि है तो वो चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन आम जनता, फिर बात आ रही है, क्योंकि ये आम जनता के लाभ की बात है, तो आम जनता की रिक्वायरमेंट कुछ दिखाई तो पड़े कि हम ये चाहते हैं ऐसा हो, तो वो डिमांड दिखाई नहीं पड़ रही। केवल चौराहे पे खड़े होकर 4 पुतले फूंक देने से यदि राज्य बनते सर, तो अब तक तो पूरे देश को कई बार अलग खंड खंड इसके हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि विधायकों ने इस प्रयास को किया है तो उनका वायदा है आम जनता के साथ में, क्योंकि एक छोटा सा तबका है जो ये चाहता है कि बुंदेलखंड अलग राज्य बने। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बड़े पते की बात कुलदीप ने कही कि ये इन विधायकों ने अपने चुनाव में वादे किए थे अपनी जनता से कि हम, अगर हमें आप चुनोगे तो हम बुंदेलखंड की मांग को विधानसभा में रखेंगे। तो मुझे लगता है गोल बंद होके वो जनता से जो वादा किया था, ठीक है भाई बने या ना बने, लेकिन हमने तो अपने एफर्ट डाले। ये कुलदीप इसको ज़्यादा देख रहे हैं और इसको बहुत गंभीर मूव नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जन आंदोलन जैसी कोई चीज़ बुंदेलखंड में नहीं है। अब बुंदेलखंड आंदोलन के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं हरीश कपूर टीटू हैं हमारे साथ। टीटू बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख हैं। टीटू, अभी बहुत सारी बातें हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुलदीप अवस्थी ने कही, कोई करंट नहीं है। राज्य जितने भी बने हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं, आप झारखंड देखिए तो पता चला कि गुरुजी तीर कमान लिए हुए लगातार चलाते रहे हैं, वहाँ पर आंदोलन करते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा आंदोलनकारी दल था जो अब राजनीतिक पार्टी है, उसने अपने आप में बहुत काम किया। असम के जितने आंदोलन रहे, ऑल स्टूडेंट असम मूवमेंट, या इधर आप देख लें अन्य राज्यों को, तेलंगाना को देख लें, तेलंगाना का उत्तराखंड के लिए देखिए कितनी शहादत हुई, गोलियां चली और उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना। तो ये जरूरी, मेरा कहने का तात्पर्य कतई नहीं है कि हर राज्य को बनाने के लिए लाठियां चलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं करंट तो दिखना चाहिए। टीटू, क्यों बुंदेलखंड को राज्य बनाया जाए और उसकी जो कुछ लक्षण दिखते हैं कि राज्य बनेगा, वो कितने % आप देख पा रहे हैं? कुलदीप तो कह रहे हैं भाई जन आंदोलन है ही नहीं, तो मुझे तो लक्षण दिख नहीं रहे हैं। अनम्यूट करिए टीटू। टीटू जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करिए। बोलिए। टीटू जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, कुछ व्यवधान मुझे दिख रहा है, उस व्यवधान को ठीक किया जाए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, बोलिए, कृपया बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए टीटू जी। हेलो टीटू जी बोलिए। जी, अब आवाज। हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, प्रथम बुंदेलखंड की आवाज, बुंदेलखंड की आवाज को आजादी के बाद से किया जा रहा। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। टीटू की आवाज को ठीक किया जाए, टीटू का ऑडियो ठीक किया जाए। टीटू को हम सुन नहीं पा रहे। आजादी से पहले कुछ इंटरनेट का व्यवधान है मुझे लगता है। शिवेंद्र शुक्ला की तरफ हम जाते हैं। शिवेंद्र शुक्ला, यही सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, सवाल दोहराने की जरूरत नहीं, बोलिए।
आवाज नहीं आती। शिवेंद्र शुक्ला, आवाज टीटू की आवाज ठीक की जाए, उन्हें दोबारा स्क्रीन पर लाया जाए। ठीक है, शिवेंद्र शुक्ला आप अनम्यूट करिए। शिवेंद्र शुक्ला, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। बोलिए। जी बिल्कुल, अभी जो हमारे वरिष्ठ साथी थे उन्होंने जो अपनी बात रखी है, निश्चित तौर पर ये बात सही है कि जो ये महत्वाकांक्षाएं हैं, ये महत्वाकांक्षाएं, ये जो विचार हैं, ये सिर्फ राजनेताओं के विचार हैं और ये बीच बीच में उजागर होते रहते हैं। अगर जनता की बात की जाए तो जनता के अंदर कहीं पर भी ये अंडर करंट नहीं है। उसको कहीं नहीं लगता कि अगर अलग से बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो हमारी कुछ किस्मत जो है वो खुल जाएगी। दरअसल ये बीच बीच में अभी जैसे की बात हुई, वो झांसी से भानु साहेब जी हैं, इसके अलावा बादशाह सिंह जो है वो बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि छतरपुर की अगर बात की जाए, चूंकि मध्य प्रदेश के जो जिले जिनको शामिल करने की बात चल रही है, छतरपुर जिले में पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा, उन्होंने वर्षों पहले सबसे पहले विधानसभा में एक अशासकीय प्रस्ताव रखा था बुंदेलखंड निर्माण को लेकर। उस दौरान दो चर्चाएं चल रही थी कि छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रस्ताव रखा जाए और बुंदेलखंड के लिए रखा जाए। तो आपस में चर्चा होने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा गया और बाद में सरकार ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया। ये चूक यहां पर हो गई। अभी हाल ही में बुंदेलखंड में एक बड़ा बुंदेली उत्सव होता है जो कि 6-7 दिन का उत्सव, वहां पर विधायक ललिता यादव आई, भानु साहेब भी आए, राजा बुंदेला भी आए, जो कि राजा बुंदेला लगातार बुंदेलखंड बनाओ का अभियान काफी समय से चलाते रहे। ललितपुर से उन्होंने ये चीजें शुरू करी, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में आकर उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन करी कि भाजपा ज्वाइन करने से शायद जो ये विचार चल रहा है उस विचार को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन मैं एक बात इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दरअसल अभी जो परिसीमन की जो बात चल रही है कि सीटों का परिसीमन होगा, संसदीय सीटों का परिसीमन होगा, कुछ बदलाव होगा, उसको लेकर निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि इसको परिसीमन करने से कुछ उसको अलग से एक राज्य का पूरी तरीके से कब्जा उसमें मिल जाएगा, तो तभी ये कार्यान्वित किया जा सकेगा। क्योंकि अभी केवल उत्तर प्रदेश की जो बात आई है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जो विधायक हैं वो इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं पर भी इस तरह की खलबली 1-2 लोगों के मन में और इस उनके जो ड्रेसिंग रूम में है उनका है वहां पर चर्चाएं होती हैं और उसके बाद ये चर्चा हवा हो जाती है। ना तो ये बातें कहीं मीडिया में है, ना ये कहीं जनमानस में है और ना ही किसी तरीके से बुंदेलखंड की चर्चा मध्य प्रदेश के हिस्से की अगर बात करें तो नहीं होती है। मध्य प्रदेश में बड़े कद्दावर नेता हैं। जो बुंदेलखंड की अगर बात की जाए, जो क्षेत्र आता है, सागर की बात करें तो गोपाल भार्गव जैसे बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं। इसके अलावा छतरपुर जिले की बात करें तो पुराने नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, हालांकि उन्होंने राजनीति लगभग छोड़ दी है। शंकर प्रताप सिंह अभी भी लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से बुंदेलखंड अलग राज्य बने, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो कभी भी इसकी चर्चा नहीं करते। तो जब यहाँ के जो विधायक हैं उनके मन में कहीं से भी ये चीजें नहीं है और उनको ये लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनको मिलाकर बनाया जाएगा तो जैसा की बात थी कि संभवतः राजधानी झांसी बनाएगी जी। उनको डर ये है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बुंदेलखंड अलग राज्य बनने से वो राजनीति हावी हो जाएगी और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा उसमें जुड़ेगा उसको बहुत कुछ, चाहे वो पद की बात हो तो उसमें नहीं मिलेगा, विकास की बात हो तो उसमें नहीं मिलेगा। पूरा मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के नेता अपने कब्जे में कर लेंगे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड को लेकर करंट न तो नेताओं में है और जनता में तो कहीं पर भी नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए। बड़ी दिलचस्प बात शिवेंद्र जी ने कही कि भाई मध्य प्रदेश के लोगों को इस बात को लेकर लग रहा है कि अगर ठीक है बन भी गई तो राजधानी लगभग जैसा मैंने अभी कुलदीप को संबोधित किया कि भाई नए राज्य अगर बनेगा तो राजधानी हो सकती है, वहाँ झांसी से बोल रहे हैं वो, तो ये चिंता है। अब एक नया तरीके का ट्विस्ट है। लेकिन कुलदीप की उस बात पर भी मुझे दम लगता है कि अगर 29 वाली योजना पर बीजेपी काम कर रही केंद्र और राज्य, तो फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आंदोलन हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, इसे हम जारी रखेंगे।
बुंदेलखंड वो इलाका है जब कभी वहाँ ये कहावत कही जाती थी कि गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए रे। इस बुंदेली कहावत का अर्थ ये है, पानी की गगरी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि पति मर जाए लेकिन गगरी न फूटे, पानी गगरी फूटने से पानी न जाया हो, इतनी स्थिति खराब थी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दावा कर रही है कि जल जीवन मिशन से वहाँ बहुत अच्छे हालात हो गए हैं। तो हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि बुंदेलखंड की जो फिर मांग उठी है वो उसको लेकर बुंदेलखंड के लोग क्या सोच रहे हैं, वहाँ के नेता क्या सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 6 और मध्य प्रदेश के 7 जिले मिलाकर बुंदेलखंड की परिकल्पना की गई थी। कभी बहुत पहले जब अंग्रेज सरकार थी तब भी कहा जाता है कि विंध्य प्रदेश में आता था और यहाँ एक अलग चीफ मिनिस्टर भी होता था। तो वो बहुत ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसके तमाम गजेटियर भी लोगों ने हमें भी दिखाए। इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रपाल जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। चंद्रपाल जी बहुत पुराने नेता हैं और बुंदेलखंड और पूरे देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चंद्रपाल जी, बुंदेलखंड को लेकर समाजवादी पार्टी और बुंदेलों का क्या नज़रिया है, ये हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जो बुंदेलखंड के कुछ विधायकों ने शुरू किया है थोड़ी बहुत सुर्रेबाजी विधानसभा में और 24 तारीख को कुछ ना कुछ वो लाएंगे रखेंगे, तो इसके पीछे की राजनीति है कोई? वास्तव में वो लोग चाहते हैं अलग बुंदेलखंड राज्य बने, और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? चंद्रपाल जी। पहले तो सभी लोगों को हमारा नमस्कार। हमारे सभी मित्र अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हमारा कहना ये है कि बुंदेलखंड जो है आज़ादी के बाद से लगातार बहुत पिछड़ा हुआ रहा है जी, और बुंदेलखंड विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया। हमारा मकसद केवल बुंदेलखंड के विकास का है कि बुंदेलखंड का विकास कैसे होगा जी। जहां तक आपने नेताओं की बात कही या वहां के जनता की बात, जो जनता में करंट है वो इसलिए नहीं हो पाया जी। नेताओं ने जो भी हैं, नेताओं ने इस राज्य के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया। जी आपको बताएं जी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और प्रदेश में है। सारे लोग, पूरे बुंदेलखंड के लोग इस बात को जानते हैं कि बहन उमा भारती जी जब चुनाव लड़ी थी, उनका एक ही मुद्दा था कि हम बुंदेलखंड को राज्य बनाएंगे और बुंदेलखंड का राज्य बना के विकास करेंगे जी। लेकिन जो है जैसे ही वो एमपी बनी, उनकी सरकार बनी, वो मंत्री बनी और उसके बाद वो उस मुद्दे को भूल गई। उसके बाद उन्होंने कभी बुंदेलखंड के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं की जी। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के समय में हमारे मित्र हैं भाई प्रदीप जैन जी। हम कोई उनके बारे में कोई ऐसा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वो भी जब चुनाव लड़े तो उन्होंने भी बुंदेलखंड का मुद्दा उठाया और बुंदेलखंड के मुद्दे पे चुनाव लड़े, जीते, वो भी मंत्री बने जी। लेकिन बुंदेलखंड के बारे में कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने कभी इसलिए वादा नहीं किया जनता के बीच में कि हम केवल राजनीतिक मुद्दा उसको नहीं बनाना चाहते, हम विशेष रूप से बुंदेलखंड के विकास की बात करते हैं। बुंदेलखंड के विकास की हमने बात की। माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आप उठा के देखेंगे कि जो बुंदेलखंड विकास निधि का प्रावधान हम लोगों ने उनसे सरकार में करवाया था कि बुंदेलखंड को एक अलग, आप राज्य नहीं बना सकते तो आप एक अलग से विकास के लिए पैकेज जो है बुंदेलखंड विकास निधि का दीजिए, जिससे कि बुंदेलखंड का विकास हो सके। आज भी उसके वो है और काफी पैसा बुंदेलखंड के विकास के लिए अब जो है धीरे धीरे मिलने लगा। तो हमारा कहने का मकसद जो है कि जो लोग प्रयास करते हैं ये बुंदेलखंड के विकास की, बुंदेलखंड के राज्य की बात करते हैं, वो देखते हैं कि बुंदेलखंड का राज्य बनेगा तभी विकास होगा। हम लोग सोचते हैं कि सरकार, अगर कोई भी सरकार है, चाहे वो राज्य बनाए, चाहे वो जो है यहाँ के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराए, कुछ भी करे, लेकिन बुंदेलखंड का विकास पूरी तरीके से होना चाहिए। ये सही है
बुंदेलखंड में खनिज संपदा है, बुंदेलखंड में बहुत संसाधन है, बुंदेलखंड के लोग वो विकास की मुख्य धारा से आज भी नहीं जुड़े हैं। अगर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सेपरेट उन्हें कोई भी निर्णय लेना पड़े तो लेना चाहिए। लेकिन बात मुख्य रूप से यह है, हम आपको बता दें जी कि जो है ये ना हमारे कहने से बनेगा, ना जनता के करंट से बनेगा। अगर वास्तव में जिस दिन सरकार की, केंद्र की सरकार की और प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी और वो राज्य बनाना चाहेंगे, तभी राज्य बनेगा। ये सही है हमारे मित्रों ने जो कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य हो गया है, और जो परसीमन होना है, आपको याद होगा कि परसीमन जो है आगे जो 2029 के चुनाव के पहले महिलाओं का आरक्षण भी है जी। उन्होंने कहा 2029 में महिलाओं के आरक्षण के बाद होगा। तो जब 30% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो उसमें 30% पार्लियामेंट की सीट भी बढ़ेगी जी, इसलिए जी, परसीमन होना है जी। तो ये हमारी 30% सीट बढ़ेंगी तो ये जाकर के लगभग 120 के लगभग हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में सीटें पार्लियामेंट की जी। और उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन भी होगा जी। तो इस वजह से अब जो है पूरी परिस्थितियां ये हैं कि दो स्टेट से काट के हम एक स्टेट बनाना चाहते हैं। अगर एक स्टेट चाहेगा तो नहीं बनेगा, दूसरा स्टेट नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा जी। तो सरकार अगर की इच्छा शक्ति मजबूत है, सरकार अगर चाहती है तो उन्हें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना चाहिए। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उस उत्तर प्रदेश के इतने बड़े राज्य में मैं समझता हूं कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई विकास की धारा हो, लोगों तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पीने के पानी की, आप भले ही कहो कि आंकड़ों में कुछ भी हो, लेकिन आज भी बुंदेलखंड में पीने के पानी की समस्या है जी। ऐसा नहीं है कि समस्या समाप्त हो गई है, आज भी समस्या है। आज भी पढ़ाई लिखाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जो भी है तमाम सरकारें रही आई गई, लेकिन फिर भी जो है जो व्यवस्था और स्टेट के और क्षेत्रों में है बुंदेलखंड में नहीं है। इसलिए बुंदेलखंड के विकास के लिए काम होना चाहिए दोनों और वो स्टेट बनाना तो राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद ही होगा। उसके पहले जनगणना होनी है। जनगणना अभी सरकार ने शुरू नहीं की है। भारत सरकार अगर जनगणना का निर्णय लेगी, जनगणना होगी, उस आधार पर महिलाओं के आरक्षण के आधार पर अगर परसीमन होगा, इनको लेकर के परसीमन होगा, तो उत्तर प्रदेश में 125 सीटें कम से कम पार्लियामेंट की होंगी। और जब उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की 125 सीटें होंगी तो फिर तो आप जान ही सकते हो कि वहां के चीफ मिनिस्टर का क्या रुतबा होगा, कोई दिल्ली में उसको स्वीकार करेगा भी कि नहीं करेगा। तो दिल्ली चाहता नहीं है कि 125 का मालिक एक हो। हम वो ही कह रहे हैं कि कोई स्वीकार नहीं करेगा कि 125 का मालिक जो है चीफ मिनिस्टर रहे। तो परिस्थितियां ये हैं असली। अच्छा चंद्रपाल जी सैद्धांतिक रूप से जो समाजवादी पार्टी को माना जाता था कि नेताजी मुलायम सिंह छोटे राज्यों के हिमायती नहीं थे, बंटवारों के हिमायती नहीं थे, वो ऐसा एक धारणा बनाई गई या वो ऐसा थे? हमने कहा जो भी सत्ता में आता है वो बड़े राज्य का जो है लीडर बनना चाहता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने भी मना किया है कि राज्य का बंटवारा नहीं होगा। उन्होंने एक दिन बयान हमने सुना था उनका, उन्होंने राज्य के बंटवारे के लिए मना किया। वैसे भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती जी चुनाव लड़ती हैं तो कहती हैं उत्तर बुंदेलखंड को राज्य अलग बनाएंगे, और उधर जो है वो चौधरी अजीत सिंह जी लगातार प्रयास करते रहे कि हरित प्रांत बनना चाहिए। तो लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो बड़े राज्य के मालिक बनना चाहते हैं, इसलिए सत्ता में रह करके मायावती जी भी ऐसा है, जितने दिन सत्ता में रही उतने दिन उन्होंने राज्य के बंटवारे की बात कभी नहीं कही, लेकिन जब उनकी सत्ता जाने लगी तो उन्होंने एक पत्र भेज दिया। वो भी पत्र किसी मतलब का नहीं है। अगर वो असेंबली में
ये प्रस्ताव लाती और असेंबली में पास करा के भेजती, तब तो कोई मायने था। लेकिन उन्होंने केवल एक पत्र लिखा केंद्र सरकार को, मुद्दा बनाया, लेकिन वो मुद्दे आजकल ऐसे चलते नहीं हैं। ठीक है चंद्रपाल जी, मैं लौटूंगा, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। मैं आता हूं आपके पास, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख हरीश कपूर टीटू हैं। टीटू की आवाज़ कुछ दिक्कत थी, इसलिए हम उनको नहीं ले पाए थे। टीटू, क्यों बुंदेलखंड को राज्य बनाया जाए? आप इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। टीटू जी तो नहीं रहे जी, बोलिए। ये आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, बुलंद है आपकी आवाज, बोलिए। मुझे लगता है फिर चली गई आवाज। आजादी, अब आवाज आई? हाँ बोलिए बोलिए टीटू जी, आजादी के बोलिए। देखिए, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे गरीबी, भुखमरी, पलायन सबसे ज्यादा है। और ये निरंतर आप देखें स्टेशनों पे बाहर जहां भी कहीं कोई होता है, घटनाएं घटती हैं, तो उसमें बुंदेलखंड का बासिंदा जरूर मरता है। और यहाँ, हेलो जी बोलिए, हेलो बोलिए बोलिए। तो बुंदेलखंड के लिए आप यहाँ एक तो छोर पे बसता है उत्तर प्रदेश के लास्ट, और मध्य प्रदेश के भी छोर पे बसता है। जैसे नहर का पानी टेल से कहीं भी भेजा जाए तो यहां तक आते आते सूख जाता है, तो यही स्थिति हमारे बुंदेलखंड की है। तो बुंदेलखंड इसलिए बहुत आवश्यक है। यहाँ खनिज मात्रा में है, बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, वनस्पति बहुत है, चाहे वो तेंदू पत्ता हो, चाहे मूसली हो, चाहे बीड़ी पत्ता हो, तमाम चीजें हैं। यहाँ पर्यटक स्थल है, लेकिन यहाँ का आदमी गरीब बहुत है। और ये पहले जितने प्रांत बनाए गए सारे बोली के आधार पे बनाए गए। पंजाबी बोली गई, पंजाब बना, गुजराती बोली गई, गुजरात बना, और बिहारी बोली। इसी तरह बुंदेलखंडी बोली जाती थी आजादी से पहले। आजादी से पहले एक बुंदेलखंड था, लेकिन आज बुंदेलखंड के अस्तित्व कहीं नहीं है, सिर्फ कागजी है। तो हम लोग चाहते कि बुंदेलखंड राज्य बने। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। आप हिमाती हैं। इस बीच हमारे साथ चरखारी महोबा से विधायक ब्रजभूषण राजपूत गुड्डू भी शामिल हो गए इस चर्चा में। बहुत स्वागत ब्रजभूषण जी, बहुत धन्यवाद, आभार आपका इस चर्चा में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। हयात उमर से मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, फिर गुड्डू के पास आता हूँ। हयात उमर, बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की बात की थी, उसके बाद लगातार मांग उठती रही, चर्चा होती रही, बुंदेलखंड बनने वाला है। लेकिन अब बुंदेलखंड के विधायकों ने ये मोर्चा लिया है, वो 24 तारीख को विधानसभा में अपनी बात रखेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे कि भाई बुंदेलखंड की समस्याएं हैं और उसको एड्रेस किया जाए, और वो पृथक राज्य की बात कर रहे हैं विधायक। जी एक्चुअली ये आज ही की बात है, घटना है ये आज की ही। और ये मैं आज कुछ एक फोटो भी वायरल हुए हैं, उनमें एक 6 विधायकों को विधानसभा में बुंदेलखंड के ऊपर एक चर्चा करते हुए बाद में ये कि इसको विधानसभा में उठाया जाए, इस बात पे हो रही थी। लेकिन खबर यह भी है कि जैसे ही मुख्यमंत्री इस बात की भनक लगी या पता लगा, उन्होंने एक एक करके सभी विधायकों को बुलाया और अब उसे डांटा कहे, फटकारा कहे, समझाना कहें, जो भी कहिए, मुख्यमंत्री जी समझाते हैं, डांटते फटकारते नहीं। बिल्कुल जी जी जी। हाँ। तो उन्होंने अनुशासन में रहने की हिदायत दी और कहा यदि इसको उठाना है तो पहले पार्टी के भीतर उचित मंच पर उठाएं, अगर पार्टी में सहमति बनती है तब इसको किसी सार्वजनिक मंच पर या विधानसभा में उठाएं। लब्बो-लुआब ये है कि जैसा कि हमारे अभी सपा के माननीय विधायक जी ने कहा कि जो भी सत्ता में होता है वो फिर सत्ता को शेयर करने के लिए राजी नहीं होता है। बंटवारे से सत्ता का शेयरिंग होगी और इसको रोका नहीं जा पाएगा। यह जैसे कि हमारे भी पूर्व वक्ता ने कहा कि जनगणना 2021 में ड्यू थी, लेकिन कोरोना की वजह से और वजह से नहीं हो पाई।
फिर वो 2024 में होनी थी, संभवतः 2025 या 2026 में जनगणना की घोषणा कर दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो 27 या 28 में फिर से लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनर्निरीक्षण, पुनर्सीमन कहलाएगा, जी परिसीमन कहलाएगा। मुद्दे लोकसभा से में भी भटक रहे हैं, मुझे करीब लग रहा 70 है के आसपास जो सीटें हैं शायद यहाँ वो पर 70 से बढ़ करके लगभग 100 के आसपास होने की उम्मीद है। 95 के आसपास, 95 या 100 की होने की उम्मीद है। और विधानसभा की सीटें भी शायद 600 के आसपास हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए कि यूपी भारत के 4 बड़े प्रदेशों में से एक है। जी। और विदर्भ, जैसे कि एमपी से विदर्भ अलग होना बिल्कुल लगभग तय है, उसी तरह से बुंदेलखंड का भी अलग होना ऑलमोस्ट तय है। बात यह की जाए कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मांग ज्यादा प्रबल रही है, क्या वो भी हो जाएगा, जो अभी तक नहीं, बिल्कुल जब से भाजपा सरकार आई है तब से बिल्कुल वो जो मांग थी, जो आंदोलन होते थे रह रह करके बीच में, वो बिल्कुल खामोश हो गए, कहीं कोई आवाज नहीं है। झांसी अगर हम केंद्र में रखें तो 317 किलोमीटर पड़ता है लखनऊ झांसी से, और 317 ही इत्तेफाक से पड़ता है भोपाल जी। अब अगर झांसी या बुंदेलखंड के किसी भी आदमी को, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो चाहे न्यायिक कार्य हो, अगर हाईकोर्ट आना है तो पूरा अपने उसके 2 दिन बर्बाद होते हैं। किसी तरह से राज्य में भी कोई कार्य हो, शासन में कोई कार्य हो, उसको अगर लखनऊ आना है या भोपाल जाना है तो उसके पूरे 2 से 3 दिन खराब होते हैं। इसके अलावा विकास का भी मामला है। जितने भी आप, ये हमारे सामने उदाहरण है, जितने भी छोटे राज्यों जब से राज्य बने उनका विकास 2 गुनी 3 गुनी तेजी से हुआ है। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, आप किसी भी राज्य का उदाहरण उठा के देख लीजिए। तो ये विकास के नजरिए से भी छोटे राज्यों का जन्म होना उनका बहुत जरूरी है, उनका बनना बहुत जरूरी है। देखिए, जब एक आप सेंट्रिक होगा विकास, जब हमें पता है कि हम बुंदेलखंड राज्य है तो बुंदेलखंड सेंट्रिक योजनाएं बनेंगी। अभी बुंदेलखंड के लिए योजनाएं बनती हैं, बुंदेलखंड सेंट्रिक नहीं होती हैं। फिर बुंदेलखंड सेंट्रिक योजनाएं होंगी तो उसका एक अपना बजट होगा, अपने उसमें जनता की उसकी अपनी एक आवाज होगी, उसकी अपनी विकास की योजनाएं होंगी। तो ये तो एक जरूरी चीज है, इसको तो हो जाना चाहिए। और भाजपा में पहले इसका समर्थन रहा है। 2011 में मायावती जी जब इसका प्रस्ताव लाई थी, भले ही वो एक राजनीतिक शगुफा था, अगर वो इस पे गंभीर होती तो शायद विधानसभा में पारित करके इस प्रस्ताव को भेजती केंद्र को, लेकिन वो राजनीतिक शगुफा था। सपा ने उसका विरोध किया था। मुझे याद पड़ता है कि सपा ने उसका बहुत समर्थन नहीं किया था, लेकिन भाजपा समर्थन में थी। भाजपा अब उसके बाद से लगभग 8 साल सत्ता में है प्रदेश में, और केंद्र में 10 साल से है, लेकिन इसके बाद से फिर कभी भाजपा ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। और आज जब कुछ विधायकों ने इस मामले को उठाने की कोशिश की गई तो उनको, अब जो भी कह लीजिए, कि उनको खामोश कर दिया गया। मैं ऐसे ही एक विधायक जिनको आप खामोश करने की बात कर रहे हैं, गुड्डू राजपूत, ब्रजभूषण राजपूत गुड्डू हमारे साथ में हैं, और ये मुझे लगता है उस आंदोलन की अगुवाई भी कर रहे हैं। इनके पिताजी भी बहुत क्रांतिकारी नेता रहे हैं, गंगाचरण राजपूत, जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो बहुत सांसद भी रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो उसको कनेक्ट करेंगे। गुड्डू राजपूत एक ऐसे विधायक हैं जो 2 बार, मुझे लगता है दूसरी बार विधायक हैं चरखारी महोबा से, और इस बुंदेलखंड को लेकर इनके मन में शुरू से 1-2 बार हमारी लखनऊ में इनसे चर्चा हुई, तो ये बहुत दिनों से इस चीज़ को एक पीड़ा है इनके अंदर कि कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के हक को मिलना चाहिए। ब्रजभूषण राजपूत, आप ही से जान लेते हैं कि ये राज्य क्यों जरूरी है, ये क्या मूवमेंट है, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, जो सारे सवाल हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं उनका जरा जवाब दे दीजिए आप। चौहान साहब, पहले तो मैं सभी को जय बुंदेलखंड कहूंगा। जय बुंदेलखंड, मैं भी बोल देता हूँ। धन्यवाद आपका जी। तो देखिए, मैं 2010 से लगातार बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहा था जी, और मैंने कई बार जो है बुंदेलखंड के लिए आंदोलन किए, आमरण अनशन भी किया मैंने। और जब कांग्रेस की सरकार थी जी, और प्रदीप जैन
झांसी वाले मंत्री थे जी केंद्र सरकार में, तो मैंने उनके घर का घेराव करके तब तक उनके घर को छोड़ा नहीं था जब तक पीएमओ से फोन नहीं आ गया था। और पीएमओ से जब फोन आया और हम लोगों को पीएमओ बुलाया गया, इसका लेटर आ गया, तब हम लोगों ने उन्हें छोड़ा था। जी और इसके बाद हम लोग अपनी मांगों को लेकर मनमोहन जी से, प्रधानमंत्री जी से मिलने भी गए थे। जी और उनके आश्वासन के बाद में भी जब पूरा नहीं हुआ तो हम लोगों ने आंदोलन किया था और कांग्रेस दफ्तर लखनऊ में भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस के लोगों से बड़ी झड़प हुई थी। जी शायद आपको याद होगा 2014 चुनाव, लोकसभा चुनाव याद से है, पहले याद है, याद है, कांग्रेस दफ्तर में बड़ी झड़प हुई थी, याद है, मारपीट हुई उसमें। वही 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 और बात। उसको लेकर मैं 18 दिन लखनऊ की जेल में भी रहा हूँ। जी बुंदेलखंड राज बनाने को लेकर मैं लखनऊ की 18 दिन जेल में रहा हूँ। जी मेरे ऊपर आंदोलन करते करते कई मुकदमे भी लगे समाजवादी पार्टी की सरकार में। जी फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते थे, हम लोग चक्का जाम करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो हम लोगों के ऊपर कई मुकदमे भी लगाए गए हैं। जी तो अब बात जैसा कि पत्रकार महोदय अभी बता रहे थे कि योगी जी ने एक एक करके बुलाया जो लोग फोटो में थे, ये बात इनकी सही है, बुलाया, जरूर बुलाया है। और एक अच्छा नेता कोई भी होता है, अगर कोई मामला है तो उसका संज्ञान लेता है, उसकी जानकारी लेता है। हमारे क्षेत्र में भी अगर कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो हम लोग भी संज्ञान में लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की आवाज को दबाया गया या हम लोगों को डांटा फटकारा गया है। ये अपनी तरफ से लोग मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, अपनी बात बना लेते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आई। मैंने भी भास्कर में देखा कि चल रहा है कि जो विधायकों ने बैठक की, उनको बुलाकर जो है क्लास ली गई। कोई अब क्लास देखिए नहीं, देखिए उन्होंने ब्रजभूषण जी, हमने तो ना क्लास की खबर को तवज्जो दी, हमने तो आज बुंदेलखंड को तवज्जो दी। और के न्यूज देश का पहला चैनल है जो आज बुंदेलखंड पर अपने प्राइम टाइम शो में चर्चा कर रहा है। हम लोगों का बुंदेलखंड का नारा है, बुंदेल भीख नहीं अधिकार चाहिए, बुंदेलखंड राज चाहिए। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। वाह तो क्या हम बात लोगों है। ने एक छोटा सा सवाल है। हम लोगों ने जो है अगर बात शुरू की है, मैंने लड़ाई शुरू की थी, मगर ये लड़ाई बुंदेलखंड राज की लड़ाई बगैर जन भागीदारी के संभव नहीं है। अच्छा ब्रजभूषण जी, हमारी भाषा अलग है, हमारा भोजन अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारी बोली अलग है, ये सारी चीजें हमारी अलग हैं, जो कि हमें अपने आप में सबसे अलग साबित। हमारे यहाँ पे खनन क्षेत्र बहुत है, पन्ना में हीरा निकलता है। एक सवाल ले लीजिए। हयात उमर साहब एक सवाल करना चाहते हैं। ब्रजभूषण जी सवाल ले लीजिए, बोलिए हयात। अभी आपने कहा कि हाँ ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाया हम लोगों को, तो और जो डांटने और फटकारने वाली बात है वो गलत है, वो खाली अपने मनगढ़ंत वाली बात है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। जाहिर बात है सूत्र हैं, अलग अलग तरह की चीजें बताते हैं। अब आप चूंकि उसमें थे और आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तो क्या मुख्यमंत्री जी से आप लोगों ने इस पर चर्चा की और क्या मुख्यमंत्री जी अलग बुंदेलखंड राज्य पर सहमत हैं? जी बोलिए। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा डेवलपमेंट के पक्ष में रहते हैं और कोई भी अगर मुद्दा सही है तो मुख्यमंत्री जी उसके पक्ष में रहते हैं। अब बात ये है कि ये बुंदेलखंड राज का जो फैसला है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका निर्णय जो है केंद्र करेगा और बगैर केंद्र सरकार की मर्जी के बुंदेलखंड राज बनना संभव नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बगैर आला कमान से सलाह करे बगैर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, कोई उस पर चर्चा नहीं एकदम से कह सकते हैं। अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। विचारों को सुना, उन्होंने हम लोगों की भावनाओं को जाना, समझा। ये आज एक विषय, एक चर्चा हुई, मगर कोई एकदम से निर्णय हो जाएगा, वो एकदम से हाँ कह देंगे, एकदम से सहमत हो जाएंगे, तो ये तो एकदम संभव नहीं है। अगर उनको
कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी, आप भी जानते हैं, जब वो देखते हैं कि जनता की मांग है, भागीदार, जब जन आंदोलन खड़ा होता है, लोग, जनता की आवाज निकलती है, तो सभी पार्टियां उन जन भावना का कद्र करते हुए तो फैसले लेते हैं। आप ये मानते हैं कि अभी बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है, ब्रजभूषण राजपूत, ये आप मुझे मानते हैं? लगता है कि जन आवाज तो उठनी चाहिए, जन भागीदारी होनी चाहिए, हर तरफ से, हर बुंदेलखंड के कोने कोने से इसकी आवाज उठानी चाहिए लोगों को, क्योंकि बुंदेलखंड अभी बहुत पिछड़ा है। हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ किया इन विगत के वर्षों में, एक्सप्रेस वे दिया, पानी की समस्या को खत्म करने के हर घर जल योजना शुरू की, डिफेंस कॉरिडोर जैसे, गुंडे माफियाओं का सफाया, डकैतों का सफाया, बहुत सी अच्छे कदम बुंदेलखंड में उठाए गए भाजपा सरकार में। जबकि सपा बसपा सरकारों में बुंदेलखंड को सिर्फ लूटा गया, ठगा गया, और बुंदेलखंड के लोगों को कुछ छलने के अलावा कुछ हुआ नहीं है। मगर भाजपा के सरकार में आज कम से कम बुंदेलखंड के लोग जो है सुकून से रह रहे हैं, उन्हें, किसानों को समय पर मुआवजा मिलता है, पानी मिलता है, लाइट मिलती है। नहीं तो समाजवादी की सरकार में सिर्फ सफाई में लाइट आती थी, पानी सिर्फ सफाई जाता था। समाजवादी सरकार में जो है, जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, केंद्र में पानी के टैंकर भेजे, तो समाजवादी सरकार ने वो टैंकर पानी के लेने से मना कर दिया, ट्रेनें रोक दी, बुंदेलखंड ट्रेनें नहीं आने दी। ये बुंदेलखंड राजनीतिक मुद्दा है सरकार में। ब्रजभूषण राजपूत, बुंदेलखंड राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, कैसा मुद्दा है बुंदेलखंड आपकी नजर में? बुंदेलखंड देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा, इसको मैं ये कहूंगा कि बुंदेलखंड की जरूरत है, बुंदेलखंड के लोगों की जरूरत है। बुंदेलखंड राज बनने से बुंदेलखंड के लोगों का लाभ है, बुंदेलखंड की आने वाली पीढ़ी का लाभ है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और इतने कम समय में वो पहले वो उत्तराखंड जो है बुंदेलखंड से भी पिछड़ा इलाका हुआ करता था, बुंदेलखंड से कम डेवलपमेंट था उत्तराखंड का। आज उत्तराखंड बहुत आगे है, वहाँ 4 एयरपोर्ट है, 4 जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया है, सारे धार्मिक स्थल वहाँ बहुत सुंदर और अच्छे बन गए हैं, और बहुत वहाँ तरक्की हुई है, बेरोजगारी खत्म हुई है वहाँ पे एक तरीके से। तो जब बुंदेलखंड राज बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ विधानसभा होगी, सचिवालय होगा, हाई कोर्ट होगी, यहाँ पे सारे विभाग के दफ्तर होंगे, नई भर्तियां होंगी, नई नौकरियां लोगों को मिलेंगी, यहाँ का अपना इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, अपने बुंदेलखंड के एयरपोर्ट बनेंगे। इससे बुंदेलखंड के लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, बुंदेलखंड की जमीनों के दाम बढ़ेंगे, जिससे कि बुंदेलखंड में जो पलायन है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इस पर पूर्ण विराम लग सकेगा। अच्छा, और जब तक राज नहीं बनेगा तब तक बुंदेलखंड की बेरोजगारी, बुंदेलखंड के पलायन, वहां की बेरोजगारी पे विराम नहीं लग पाएगा। एक अंतिम सवाल छोटा सा, बहुत, चूंकि मेरे पास वक्त तब खत्म हो चुका है, एक छोटा सा सवाल कि अब आप जो 4, 5, 6 विधायक हैं, कोर ग्रुप है, आप लोगों ने इनिशिएट किया, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, आपकी बात सुनी, अपनी बातें उन्होंने बताई होंगी, आपकी बातें सुनी होंगी। अब आपका अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से आंदोलन, जन आंदोलन, आवाज, जिस जो भी उसको आप कह लें, वो कैसे कैसे बुंदेलखंड की राज्य प्राप्ति तक कैसे बढ़ेगी, और आपकी भूमिका, आप विधायकों की भूमिका क्या होगी उसमें? जी, पहले हम लोग जो है, जो उत्तर प्रदेश के 19 विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनसे, उनको एक करके चर्चा करेंगे, और उस चर्चा करके फिर जो है आप लोगों के माध्यम से जो है हम जन भागीदारी की मांग करेंगे, और लोगों का फीडबैक लेंगे कि बुंदेलखंड के लोग अपनी राय व्यक्त करें कि बुंदेलखंड राज बनाने के लिए सब लोग एक हैं कि नहीं हैं। जैसा कि जनता का निर्णय आएगा, अगर जनता चाहेगी कि हाँ बुंदेलखंड राज बनना चाहिए, हम अपनी जनता को समझा सकते हैं कि बुंदेलखंड राज बनने से भला है, ये मैं जानता हूँ। मगर इस बात को जब तक बुंदेलखंड की जनता नहीं समझेगी पूरी तरीके से, तब तक बुंदेलखंड बनाना मुश्किल है। और जब बुंदेलखंड के लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएं कि बुंदेलखंड राज बनाने से उनका भी फायदा है, बुंदेलखंड का भी फायदा है, बुंदेलखंड की आने वाली पीढ़ी का भी फायदा है,
तो ठीक है। ये बात जब आपके माध्यम से न्यूज चैनल और पेपर मीडिया के माध्यम से जब पहुंचेगी धरातल स्तर पर, और आप लोग जो है वोटिंग के माध्यम से एक फीडबैक लेंगे और वहां की जनता अपना रुझान देगी, तो मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट आएगा। एक सकारात्मक जो है विचारधारा के साथ नॉन पॉलिटिकल और निष्पक्ष तरीके से बुंदेलखंड की आवाज उठे और बुंदेलखंड राज बने। तो हम तो शायद के न्यूज़ पहला ही ऐसा चैनल है जो आज प्राइम टाइम डिबेट इस पर कर रहा है। मुझे नहीं लगता देश के किसी चैनल पर इस तरह की कोई चर्चा दिखी, और आप जो कर रहे हैं उसको भी मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं कि एक राज्य की सेवा आप कर रहे हैं। और के न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो 2013 से लगातार हमाओ बुंदेलखंड करके एक अलग बुलेटिन चलाता था बुंदेलखंड का। तो हमारी जो मंशा आपकी है वही मंशा हमारी है कि लोगों का कल्याण हो। हयात उमर, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। मुझे साहब मैं आपका जी बोलिए ब्रजभूषण जी बोलिए। मैं आपका पहले तो हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप पहले चैनल हैं जो बुंदेलखंड की आवाज पूरी दुनिया को दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं मतलब आप ये समझ लीजिए मेरी आंखों में है, आपने ये बात सब तक पहुंचाई, मेरी आंखों में आंसू भराए। बहुत 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 प्रणाम करता हूं मैं आपको, और आपकी बुंदेलखंड की जनता को बहुत बहुत प्रणाम है मेरा कि हम अगर इस बुंदेलखंड की जनता की बेहतरी के लिए अगर एक बिंदु मात्र भी अगर हम एक चैनल होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते काम आ सकें तो मेरा सौभाग्य होगा। हयात उमर, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। गंगाचरण जी ने जो आपके हमारे माननीय विधायक जी ने जो कहा वो मैं उनसे 100% सहमत हूं, और उनकी प्रतिबद्धता को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा रखी और बहुत दिनों बाद अलग राज्य के ऊपर किसी चैनल पर चर्चा हुई है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत धन्यवाद सभी का। चंद्रपाल सिंह यादव हमारे साथ थे, उनका भी धन्यवाद है। ब्रजभूषण राजपूत जी आपका भी धन्यवाद है। हरीश कपूर टीटू, सेवेन शुक्ला, हयात उमर, प्रवीण भारद्वाज, तमाम ऐसे लोग जो इस चर्चा में शामिल थे, और तमाम बुंदेलखंड के वासियों का भी बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, पूरे देश ने इसको सुना। मुझे लगता है किसी भी राज्य की बेहतरी के लिए, किसी जनता की बेहतरी के लिए अलग राज्य अगर बनाना भी पड़े तो इस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।